अनाया ने अपनी जिंदगी में कई बार अजनबी महसूस किया था। बड़े शहर की भीड़, परिवार की उम्मीदें और अपनी खुद की दौड़ती सोच के बीच। मगर जंगल ने उसे अजनबी दर्जा ही कुछ और दे दिया। यहाँ आवाजें अनजान थीं, रास्ते अनिश्चित थे और समय की परिभाषा बदल चुकी थी। वो सबसे अलग थी। एक शहर की लड़की कैमरे और नोटबुक से भरी रिसर्च इंटर्नशिप के चलते अमेज़न के किनारे पहुंची थी। उसका सपना था जंगल की जैव विविधता की कहानी कैमरे में कैद करना। पर किसने सोचा था कि जंगल उसकी कहानी लिखेगा। पहला दिन सामान्य रहा। स्थानीय गाइड मैनो और उसके छोटे टीम के साथ सुबह निकलना, नदी के किनारे बर्ड वॉचिंग, दुर्लभ रंगीन पंखों की झलक, कैमरा क्लिक करते हुए पेड़ों की गंध। शाम के समय जब अंधेरा गहरे में समा रहा था, उन्होंने शिविर लगाया। पर रात की हवा अजीब सी थी, जैसे कोई संकेत दे रही हो कि यह जगह अपने नियम खुद तय करेगी। वही रात अचानक बदल गई। कड़ी हवा और तेज बारिश के साथ नदी उफान पर आ गई। अनाया का शिविर, जो नदी से कुछ दूर था, अचानक उस पानी के बढ़ते स्तर से घिर गया। टीम में से कुछ लोग सुरक्षित इलाकों की ओर भागे, पर मैनो एक पत्थर पर फंस गया और बाकी सब बिखर गए। अंधेरी बारिश और तेज बहाव में अनाया का पैर फिसला। पानी ने उसे 30 मीटर तक बहा लिया। शिविर की हल्की चमक दूर पर बुझती हुई दिखाई दी। उसने हर तरह से संभलने की कोशिश की, हाथों पैरों से पानी के छींटों से लड़ना, किनारे की समतल शाखाओं को पकड़ना। पर प्रकृति की सख्ती का कोई मुकाबला नहीं था। एक बड़ा वृक्ष, जिसकी जड़ों नदी के साथ बाहर निकली हुई थीं, अचानक उसके पास आया। वह उससे जकड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे चेतना लौटी तो सूरज मध्याह्न से कुछ पहले ही था। अनाया ने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। शरीर में चोटें, कपड़े फटे और पास में पानी से भीगा हुआ पर झुका हुआ। ए स्मॉल आइलैंड ऑफ मड एंड रूट्स। टीम गायब थी। मैनो की आवाज नहीं। उसे अपनी कमर पर चोट का दर्द हुआ, हाथ कांप रहे थे। खून मिश्रित मिट्टी उसकी उंगलियों से जाती रही। उसने रोशन सा प्रयास किया और बैठने की कोशिश की। उस छोटी सी जमीन के उस पार घनी हरियाली थी। जंगल की आवाजें अब और भी तीव्र लगने लगीं। पक्षियों की चीखें, दूर कहीं जानवरों की चलन और हवा में गीले पत्तों की सरसराहट। सबसे बड़ा सवाल उभरा, अब क्या? शहर की हर सुविधा लाखों मील दूर थी। उसका मोबाइल बिना नेटवर्क के था और उसकी कंपल में कैमरा भी गीला था। पर अनाया के भीतर कुछ अलग जाग उठा। बच्चे की तरह डर तो था, पर उसके साथ साथ एक अटल निर्णय भी था। वह जीतेगी। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने बायोलॉजी और फर्स्ट एड का बेसिक ज्ञान पढ़ा था। सबसे पहले उसे अपनी चोटों का इलाज करना था और पानी स्रोत ढूंढना था। उसने ठंडे पानी से अपने चेहरे पर पानी चढ़ाया और महसूस किया कि पास में एक छोटी सी धार बह रही है। शायद इसी उफान में कुछ दूरी पर एक शांत जगह बनी हो। अनाया ने अपने शरीर का जायजा लिया। कट्स थोड़े से थे, टखने में सूजन थी, पर हड्डी सामान्य लग रही थी। उसने अपनी जैकेट के हिस्सों को फाड़कर पट्टी बनाई और अपनी टखने को बांधा। उसके पास कुछ सूखे पत्ते और छोटे टहनियां थीं। उसने डियरिड पत्तों को इकट्ठा किया और एक अस्थायी आश्रय बनाया, पेड़ की जड़ों के नीचे। उसने खुद को याद दिलाया कि रात अब खतरनाक होगी। रात के जंतु और ठंडा होना, इसलिए उसे रात तक खाना, पानी और आग रखना होगा। आग के लिए उसे सूखे तार और ज्यादे चाहिए थे, पर बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। अनाया ने साहस करके पास के पेड़ों के शीतल छालों और कुछ आधी जलती लकड़ियों को ढूंढा, जिन्हें उसने ढक्कन के नीचे सुखाकर आग जलाई। छोटी सी चिंगारी से एक धुंधली मगर बढ़ती हुई लौ। उसकी सांस में राहत आई। आग न सिर्फ गर्मी दे रही थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सहारा भी बन रही थी। उसने पास के हल्के बहाव के पानी से अपना कपड़ा साफ करके थोड़ी ऊर्जा लेने के लिए कुछ फल और जंगली नट्स इकट्ठे किए। उसका पेट खाली था, पर उम्मीद बनी रही। दिन ढलने तक अनाया ने अपने आसपास का जवाबी नक्शा बनाना शुरू किया। सूरज की दिशा, बहाव का रुख, पेड़ों की मोटाई और दूर पहचाने जाने वाले शिल्प। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह जिंदा निकली तो यह कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होगी, यह उसकी संतुलन, भय और साहस की गाथा बनेगी। पर रात का अंधेरा आते ही जंगल फिर अजनबी हो गया। हर सोची हुई योजना एक एक कर चुनौती बनकर सामने आई। अनाया ने आग को मजबूत किया, अपनी कोई सी संकट स्थिति का संकेत देने के लिए धुआं भेजने की कोशिश की, पर बिना मदद के कोई संकेत कैसे पहुंचेगा। उस रात उसने पहली बार खुद से शपथ ली, मैं चिल्लाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं मरूंगी नहीं। और इसी वादे के साथ वह ढेर सारे दुख और यादों के साथ सोई, उन खतरे की शिला के ऊपर जो उसके भीतर अब एक नई पहचान रच रही थी। अगले दिन अनाया ने ठान लिया कि उसकी बचे रहने की संभावना सिर्फ तभी बढ़ेगी जब वह जंगल की भाषा सीख लेगी। पत्तों की आवाज,
जानवरों के निशानों और मौसम की सूक्ष्म चाल। वह पहली बार सचमुच अकेली नहीं थी। जंगल हर कदम पर साक्षी था। उसने अपने पास मौजूद सीमित संसाधनों से एक साधन हथियार बनाया। एक तेज लकड़ी का तिनका जिसकी नोक उसने पत्थर से तेज की, और एक छोटी जाल बनाने की कोशिश की जिसमें उसने अपनी कैमरा की पट्टी और कुछ लताएं इस्तेमाल की। उसका मकसद था पानी का स्रोत पक्का करना, खाने के लिए कुछ पकड़ना और रास्ता ढूंढना। दिन बीतते गए। अनाया ने सीखा कि सुबह के पहले 2 घंटे सबसे उपयुक्त होते हैं शाकाहारी जानवरों के निशान देखने के लिए। उसने पक्षियों के मूवमेंट को देखा। वे अक्सर पेड़ों पर उठते थे जहां से पानी या फल मिलते थे। एक दिन उसने देखा कि कुछ छोटे कवेरल्स, गिल्ली नुमा कीटभक्षी, एक बारदन पेड़ के पास बार बार जा रहे थे। अनाया ने चुपचाप उन्हें फॉलो किया और पाया कि वहां कुछ जंगली अंजीर के बड़े बड़े फल थे, खाने योग्य और ऊर्जा से भरपूर। उसने रात में जाल लगाकर कुछ छोटे मोटे शिकार पकड़े। एक छोटी मछली और एक खरगोश जैसा जीव। खाने पीने की चीजें मिलने लगी और उसकी ताकत धीरे धीरे लौटने लगी। पर जंगल ने उसे सिखाया, यहां हर निर्णय का दाम होता है। अनाया ने एक दिन गलती से एक विषैली बेल की पत्तियों को छू लिया। उसके हाथ पर जलन शुरू हो गई। उसने तुरंत प्राकृतिक उपचार ढूंढा। कुछ पत्तियों के रस से पट्टी बनाई और अपने निकटवर्ती सूखी मिट्टी में हिलाकर घाव को ढसाया। उस अनुभव ने उसे आश्वस्त किया कि जंगल की चिकित्सा किताबें भी यहीं कहीं छिपी हैं, बस देखने और समझने की देर है। समय के साथ अनाया में एक नई धारणा आई, अकेलापन और निर्भयता का मिश्रण। उसने खुद के लिए चिन्ह बनाए, पेड़ों पर निशान, पत्तों के ढेर, ताकि रास्ता भटकने पर वह वापसी कर सके। उसने एक छोटा सा फ्लैग बनाया, उसके जीन्स की टांग की कपड़े की पट्टी, और उसे एक ऊंचे शह निशान पेड़ की शाखा पर बांधा ताकि ऊपर से आने जाने वाले किसी को वह देख सके। उसने रोज नए नए तरीके निकाले, बारिश के पानी को पकड़ने के लिए बड़े पत्तों का इस्तेमाल, मछली पकड़ने की नई चालें और शिकार चूहों के लिए जाल। लेकिन जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा थी अकेलेपन से उपजी रोशनी और स्मृतियां। अनाया को कई बार अपने परिवार, माँ और छोटे भाई का ख्याल आया। शहर की दुकानें, चाय की प्याली, उसकी माँ की हंसी, ये सब स्मृति में आते और उसे रोने पर मजबूर कर देते। पर उसने रोते रोते खुद को संभाला और हर आंसू के बाद फिर कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। शरीर की सहन शक्ति बढ़ाना, निशान पढ़ना और रात की आवाजों को पहचानना। उसने जाना कि भय किसी को हरा नहीं सकता, पर यदि भय को उसने समझ लिया तो वही उसकी ताकत बन जाता था। एक सुबह जब वह नदी के किनारे बैठी थी, उसने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी, शायद धुआं या किसी मानव का संकेत। दिल ने धक से जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने सिग्नल देने की योजना बनाई, पत्थर से बड़ी आवाज करने के उपाय, आग के बड़े स्तंभ बनाना। पर वह निश्चय भी जानती थी कि जल्दबाजी में किसी अजनबी के पास जाने का खतरा भी था। यहां कुछ अवैध शिकारी या अन्य खतरनाक लोग भी हो सकते थे। इसलिए उसने चुपके से नजदीक जाकर देखा, पर वहां सिर्फ दूर किसी स्थानीय गांव का छोटा काफिला था जो जंगल के पार होकर जा रहा था। वह सफल रही कि उसे दिखाई न दिया और उसने उस काफिले के रास्ते को याद कर लिया। यह उसके रेस्क्यू की उम्मीद बन सकता था। समय के साथ अनाया ने जंगल की कई झलकियां देखी। एक रात वाला पैंथर जो चुपके से अपनी राह ले गया, एक विशाल मैकाओ, मेघाचर पक्षी जिसका रंग पूरी रात चमकता लगा, और एक नदी के किनारे का अजगर जिसकी नींद उसे दहलाने वाली थी। पर इन तमाम खतरों के बावजूद उसने महसूस किया कि जंगल ने भी उसे अपनाया है। पत्ते उसकी उपस्थिति के अनुसार सरकते, पक्षी उसकी चाल से हटते और जीवों के निशान उसे रास्ता देते। यह अपनापन, डर और प्रेम का मिला जुला था। 1 महीने के भीतर उसकी बॉडी मजबूत हुई, उसके जख्म भर गए और मन में सौम्यता आई। उसने अब अपने लिए छोटे मोटे योजनाकार बना लिए। अगर किसी इंसान की खोज मिले तो कैसे संपर्क करूंगी, पानी के प्रवाह का बड़ा मानचित्र कैसे बनाऊंगी और जंगल के औषधीय पौधों की सूची कैसे रखेंगी। उसने उन पौधों का नाम अपने नोटबुक में दर्ज किया जो पहले उसने कैमरे से कैद करने के लिए सोचे थे, पर अब वही उसकी जिंदगी बचा रहे थे। उसकी शोध की सोच अब अनुभव और जिंदा दिली से मिश्रित हो गई थी। इससे वह भी बदल गई। अब वह सिर्फ रिपोर्टर नहीं रही, वह जंगल की एक सीखी हुई शिकारी रक्षा काव्य बन गई थी। अनाया की सबसे बड़ी खोज से हुई एक पुराना नामचीन रास्ता, एक छोटा पत्थर का मार्ग जो कभी स्थानीय आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता था। उसने उसे तब देखा जब उसने एक ऊंची चट्टान से नीचे घाटियों का निरीक्षण किया और वहां दूर क्षितिज पर एक साफ सिलवट दिखाई दी, मानव निर्मित पथ। यह उसका पहला निश्चित मार्ग था जो उसे बाहरी दुनिया से जोड़ सकता था। पर इस मार्ग तक पहुंचना आसान नहीं था। मध्य में एक कठिन दलदली क्षेत्र था
और कुछ खंडित पत्थर हुए थे जिन्हें पार करना मुश्किल था। अनाया ने पहले दिन की जांच की। यह पथ असल में सैकड़ों वर्षों से उपयोग में था। रास्ते के किनारे कुछ पुरानी निशानियां और कोयले के छोटे जमाव थे जो बताते थे कि यहाँ कभी लोग रुकते थे। उसने खुद को एक योजना बनाई, हल्की सी बढ़त बनाकर दिन के उजाले में ही खेलना और रात को जंगल की सुरक्षा में रहना। उसने अपने बने हुए छोटे झंडे और निशानों को और व्यवस्थित किया ताकि वह रास्ते के कमजोर हिस्सों को पहचान सके। उसकी समझदारी और अनुभव अब दिखने लगे। वह जहां पर रॉक्स कमजोर हों वहां से पार न होने का निर्णय ले लेती और जहां पत्तियों की मोटी परत हो वह चुपचाप कदम रखकर दलदल से बच जाती। चलते चलते उसने रास्ते के मध्य में एक छोटी बस्ती का संकेत पाया। कुछ ताजा कूड़े, तेज सुनामी के निशान और कुछ तामीर से बने छोटे मलबे। यह संकेत था कि कभी यहां लोग आते थे और शायद अब भी आते हों। उसने एक रात को छिपकर देखा और पाया कि सुबह सुबह कुछ आदिवासी लोग यहां से गुजरते हैं। अनाया ने हिम्मत करके उनसे संपर्क किया, पहले छिपकर फिर धीरे धीरे। आदिवासी समुदाय ने उसे देखा तो पहले आश्चर्य में था, फिर सहानुभूति में बदल गया। वे लोग जंगल को समझते थे और अनाया उनकी भाषा की कुछ शब्दों को शामदानी की तरह सीख गई थी। उनकी एक बुजुर्ग औरत ने उसे चम्मच से दही और जंगली फल दिए और एक युवक ने उसकी टहनी वाली चोट की जांच की। उन्होंने बताया कि यह पथ बाजार और नजदीकी गांवों को जोड़ता था और वे लोग कभी कभी यहां से गुजरते हैं ताकि अपने गांव के लिए सामग्रियां ला सकें। अनाया की वापसी की खबर जंगल से बाहर तक फैलने लगी। बस्ती में कुछ लोग उसे बाहर ले जाने के लिए राजी हुए। उन्होंने एक छोटी काफिला बनाई जिसमें कुछ आदिवासी और एक स्थानीय वन अधिकारी भी थे। पर वन अधिकारी का आना और उनका व्यवहार भी एक जटिल मोड़ लेकर आया। उन्होंने देखा कि अनाया के पास कुछ फोटो और नोट्स हैं और वे रिपोर्ट कर सकते थे कि जंगल के कुछ इलाके अनधिकृत कटाई और शिकारी गिरोहों का शिकार है। अनाया ने अपने नोट्स और तस्वीरों को दिखाया जिसकी मदद से अधिकारियों ने उन क्षेत्रीय गतिविधियों की जांच शुरू की। वह अपने भीतर एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस करने लगी। उसकी बचे हुए अनुभव से एक बड़ी चीज निकल सकती थी, जंगल की रक्षा। वापसी आसान नहीं थी। वह अब जंगल की रक्षा की भावना लेकर जा रही थी। उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छोटी छोटी पहलों की शुरुआत की। कुछ ट्रैकर्स को प्रशिक्षित करना, जंगल में पानी के सुरक्षित स्रोतों का चिह्नन और दवा के पौधों का एक छोटा क्लस्टर बनाना ताकि वे आपदा के समय उपयोग कर सकें। अनाया ने पाया कि उसकी व्यक्तिगत जीत अब सामूहिक परिणामों में बदल गई थी। उसकी कहानी अब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि समुदाय का संसाधन बन रही थी। उसने अपने अनुभवों की रिपोर्ट लिखी, तस्वीरें दी और कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित किए। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था स्थानीय लोगों के साथ उसका संबंध, जो अब गहरा हो गया था। कई महीनों बाद जब अनाया ने शहर वापसी की तब उसकी आंखों में वही चमक थी, पर भीतर की नरमी और समझ और भी गहरी थी। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, पर यह केवल वैज्ञानिक डेटा नहीं था। यह एक जीवंत दस्तावेज था जिसमें उसने जंगल की आवाजें, खुशियां, दर्द और चेतावनियां लिखी। उसकी कहानी ने कई लोगों को जगाया, संरक्षण अभियानों, स्थानीय नीति निर्माताओं और युवा शोधकर्ताओं को। पर सबसे ज्यादा खुशी उसे तब मिली जब उसने जाना कि उस आदिवासी बस्ती में बने छोटे छोटे परिवर्तन, पानी के चिह्न, प्राथमिक चिकित्सा किट और सतर्क ट्रैकर्स ने वास्तव में कुछ जीवन बचाए थे। कई बार उसने सोचा कि अगर वह नहीं ठहरती, अगर उसने हार मान ली होती तो क्या होता। पर उसने जाना, जिंदगी का मूल्य केवल जीना नहीं बल्कि जिस तरीके से जीकर आप दूसरों की मदद कर सकें, वही सबसे बड़ा उपहार है। कहानी का अंत न तो पूरी तरह खुशियों से भरा है और न ही केवल हार का उपदेश देता है। यह एक प्रामाणिक अनुभव है, भय, विडंबना, सीख और परिवर्तन का मेल। अनाया ने जंगल से जो लिया वह सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स नहीं थी। उसने वहां से एक नया अर्थ, जिम्मेदारी और घर वापसी की एक नई परिभाषा ली। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब इंसान अपने भीतर की आवाज से जुड़ता है और प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करता है तो वह न केवल खुद बच सकता है बल्कि बहुतों की जिंदगियां भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।